तो चला है सीधी बात का और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। सीधी बात में आज हम बात करेंगे मोदी सरकार के 12 साल की। 12 साल का कार्यकाल वाकई में बेमिसाल या फिर बेहाल। मोदी सरकार ये कह रही है कि 12 साल में हमने बहुत कुछ किया। 370, राम मंदिर, एक्सप्रेसवे, वंदे भारत, यूपीआई, डिजिटल पेमेंट्स और न जाने क्या क्या। ये लिस्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो दूसरी तरफ विपक्ष ये कह रहा है कि इतना सब कुछ किया तो महंगाई और बेरोजगारी क्यों है, जनता में उबाल क्यों है, जनता गुस्से में क्यों है। क्या वाकई में मोदी ने भारत बदला या फिर सिर्फ बदला नैरेटिव? आज इसी पर करेंगे हम सीधी बात। ऐसे में आज मोदी के 12 साल पर, जब आज के दिन ठीक 12 साल पहले मोदी ने यानी कि नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर पहली बार शपथ ग्रहण की थी और तब से लेकर अब तक भारतीय राजनीति का मानो जैसे चेहरा ही बदल गया है। सुनिए। ये जी 12 साल का मोदी जी कार्यकाल जो ये स्वर्णिम काल है। हम पिछले समय से देखते आ रहे हैं, 40-50 वर्षों से हम खुद देख रहे हैं जीवन में कैसी कैसी सरकारें आई हैं और क्या उन्होंने काम किया। कुछ नहीं किया। डोंट वेरी, मोदी जी की सरकार ने बहुत कुछ किया। उन्होंने पहले ही उद्बोधन में अपने लाल किले से कहा था कि मैं देश को ऐसा बनाना चाहता हूँ और उन्होंने एक एक जन जन के मन में जो हृदय में पीड़ा थी उसको उन्होंने दूर किया है। देखिए, अगर 12 साल की बात की जाए तो देश में एक ऐसी सरकार है जिसने तमाम अच्छे काम करे हैं। सबसे पहले मैं धारा 370 की बात करूंगा, जहां पर जम्मू कश्मीर में जो हालत थे काफ़ी दयनीय थे और ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और 370 धारा वहाँ पे लगी और ऐसे में वहाँ के जो हालत है वो अब बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो काफ़ी अरसे से एक राम मंदिर का मुद्दा जो हमेशा चुनावों में सुर्खियों में रहा, उस राम मंदिर को बना के खड़ा कर दिया। तमाम सरकारें आई, तमाम सरकारें गई, लेकिन ये जो काम है ये भारतीय जनता पार्टी ने करा। कार्यकाल तो 12 साल जो है बहुत अच्छे रहे हैं। जो जनता के लिए कार्य किए गए हैं, चाहे सूर्य घर योजना हो या स्वच्छता अभियान हो या फिर उज्ज्वला योजना हो, किसी भी योजना को ऊपर से लेकर के नीचे तक के जो गरीब असहाय लोग रहे हैं, कॉलोनी हो या शौचालय हो या फिर बिजली का कनेक्शन हो, सारी चीज़ें जो है उनको बराबर मिली हैं। ये जो है आम पब्लिक के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ दिक्कतियाँ हैं। जैसे कि अभी पीछे भी जो कुछ जॉब निकली थी उसमें कुछ बच्चे जो पेपर दिया लीक हो गया। इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं आती हैं, तो उसके लिए कुछ तो दिक्कतियाँ हैं। तो मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल को लेकर जनता सराहना कर रही है, तारीफ कर रही है, लेकिन एक तरफ उन विसंगतियों को भी गिना रही है जो बीते दिनों जनता के समक्ष सामने आई हैं। चाहे वो नीट की बात कर लीजिए, पेपर लीक मामले की बात कर लीजिए या फिर अभी पेट्रोल डीजल के प्राइस हाइक की बात ही क्यों ना कर लीजिए। ऐसे में मोदी सरकार बार बार जिस तरीके से अपनी वाहवाही कर रही है, इसे सेवा, सुशासन और नए भारत के नाम कर रहे हैं इन 12 सालों को, तो विपक्ष जवाब मांग रहा है। कह रहा है कि इतना कुछ है, भारत अगर वाकई में बदल गया है, इतना विकास हुआ है, तो फिर महंगाई बेरोजगारी क्यों है? सुनिए। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जितनी भी बधाई दी जाएगी वो कम होगी, लेकिन वो प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में हमारा देश उन्नति के उच्च शिखर की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है। दुनिया के अंदर जो इस समय वैश्विक ऊर्जा संकट है उससे भी लड़ने का मंत्र उन्होंने दिया और देश बिना कोई सरकारी आदेश के उसको देशवासी उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को 12 साल तो प्रधानमंत्री के रूप में हो गए और उसके अलावा मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने सन 2000 से लेकर और 2014 तक जो कार्य किया उसके लिए भी हम ढेर सारी उनको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और वो इसी तरह से हमारा मार्गदर्शन करते रहें। कि हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने जो कहा है ये आर्थिक तूफान आने वाला है और वो आ गया। कोरोना के समय उन्होंने कहा महामारी आने वाली है, नोटबंदी में कहा पूरे देश को डुबा दिया, जीएसटी में कहा कि पूरे देश के अंदर गब्बर सिंह टैक्स लगा दिया। जो जो बात राहुल जी ने कहा वो जनता के सामने आ रही है। आज पूरी तरीके से देश को बर्बाद कर रहे हैं। महंगाई बेइंतहा बढ़ती जा रही है, कमाई है नहीं, रोजगार है नहीं, तनख्वाह बढ़ नहीं रही। आपकी तनख्वाह बढ़ रही है क्या? आप किसी भी व्यक्ति से पूछिए, तनख्वाह घट रही है, लोग नौकरियां जा रही हैं। देश पूरी तरीके से इन्होंने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया मोदी ने।
मोदी जी के 12 साल के जश्न मना रहे, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए इनको। और आज इनको भाजपा के कार्यालय, भाजपा के लोगों को काला दिवस मनाना चाहिए कि ब्लैक डे, काला दिवस। तो विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, जनता जवाब मांग रही है और इस बीच कुछ और सवाल है जिनके जवाब बेहद जरूरी है। आइए एक एक कर वो सुलगते सवाल आपके समक्ष रख दे जिनके बारे में आज हम सीधी बात करेंगे। क्या मोदी सरकार ने भारत की राजनीति ही नहीं, जनता की सोच भी बदली? ये जानना समझना जरूरी है। दूसरा, अगर 12 साल में भारत इतना बदला तो बेरोजगारी, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा आखिर क्यों बना हुआ है? दूसरा प्रमुख सवाल। तीसरा, हम बात करेंगे कि क्या मोदी सरकार ने विकास तेज किया लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हुई? बार बार जिस तरीके से ईडी, सीबीआई जैसी संस्थाओं पर सवाल उठते हैं। चौथा, राम मंदिर, 370, G20, यूपीआई, क्या ये सिर्फ उपलब्धियां हैं या बीजेपी का दीर्घकालिक राजनीतिक ढांचा? क्योंकि हमेशा बीजेपी ने गिनाती है। 12 साल बाद सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत में मोदी मॉडल का कोई विकल्प बचा भी है या नहीं? क्या मोदी के आगे कोई टिक भी पाएगा या नहीं? क्या मजबूत विपक्ष के तौर पर वो चेहरा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरा सके? ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है। देश की राजनीति आगे आने वाले सालों में किस तरह की होगी, किस ओर जाएगी, किस दिशा में जाएगी? ये हवा जो अभी मोदी हवा है, क्या ये हवा इसी तरह की रहेगी, मोदी नाम की हवा रहेगी, या फिर आगे जाकर कुछ बदलेगा, कोई तस्वीर बदलेगी? इन तमाम सवालों के इर्द गिर्द आज करने वाले हैं हम सीधी बात। कई खास मेहमान हमारे साथ होंगे, एक एक उन मेहमानों का परिचय भी हम आपसे करा देते हैं। हमारे साथ अमरदीप त्रिपाठी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। डॉक्टर शिवानंद हुलियालकर जी हैं, कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता। सर्वेश त्रिपाठी जी समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। और पंकज पांडे जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ आज इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे। तो ये चारों खास मेहमान जिनके साथ आज होने वाली है सीधी बात, और सीधी बात हम करेंगे सबसे पहले अमरदीप त्रिपाठी जी के साथ ही। चलिए शुरुआत करते हैं। अमरदीप त्रिपाठी जी, आप इसे सेवा, सुशासन, नए भारत के गिना रहे हैं 12 साल, लेकिन विपक्ष जो है वो सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष कह रहा है अगर वाकई में नया भारत है तो फिर इस नए भारत में इस समय जो बेरोजगारी, महंगाई हम देख रहे हैं, ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना हुआ है अगर वाकई में नया भारत है तो? देखिए मोनिका जी, पिछले 12 साल में जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो देश ने परिवर्तन का दौर देखा है, पारदर्शिता का दौर देखा है, सुरक्षा का दौर देखा है, और विकास की अगर आप बात करेंगे तो ये 12 साल विकास के स्वर्णिम काल में जो है गिने जाएंगे, इतिहास में भी इसको दर्ज किया जाएगा। अब विपक्ष की बात है, विपक्ष तो देखिए लगातार जब भी प्रधानमंत्री मोदी जी कोई भी कार्य करते हैं, विपक्ष सिर्फ उसमें आलोचना करने के अलावा दूसरा कोई कार्य नहीं करता। जहां पर देश का सर नीचा हो वो राहुल गांधी और टीम वही काम करती है। शायद इनको दिखाई नहीं देता है, कांग्रेस की शासन सरकार रही इस देश में 55-60 साल लगभग जो है, इन्होंने कभी कार्य नहीं किया। आर्टिकल 370 की जो बात करते थे, लोग कहते थे कि कोई कश्मीर में झंडा उठाने वाला नहीं बचेगा, वो भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने करके दिखाया। जो पिछले 500 साल से पेंडिंग चल रहा था, और कांग्रेस के लंबे शासन काल में जो हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति करते थे राम मंदिर के नाम पर, उसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है सुलझा कर राम मंदिर अयोध्या में स्थापित करवाया और हिंदू मुस्लिम का विवाद भी खत्म कर दिया। डिजिटल क्रांति, जो लोग देश के बाहर जाया करते थे, कभी यूएस में या डेवलप कंट्रीज में बातें करते थे, डिजिटल करके कोई चीज होता है, डिजिटल ट्रांजैक्शन, उसको इंडिया में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज आप देखेंगे, चाहे वो एक ठेला चलाने वाला व्यक्ति, सब्जी बेचने वाला हो, वो भी आज डिजिटल ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल करता है। तो ये 360 डिग्री पर कितना बड़ा चेंज हुआ। अमरदीप त्रिपाठी जी, वाकई में चेंज हुआ है, वी अग्री टू दैट, हम इसको इनकार नहीं कर रहे हैं कि ये जो बड़ी चीजें आप गिना रहे हैं ये ऐतिहासिक चीजें हैं, जो बदलाव इन बीते 12 सालों में हम देख रहे हैं। लेकिन विपक्ष के सवाल भी गलत नहीं है जो विपक्ष आज उठा रहा है। जब आप इसे सेवा और सुशासन और नए भारत के नाम के 12 साल करार दे रहे हैं तो विपक्ष के सवाल भी गलत नहीं है। हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा हुआ था, कहाँ है 2 करोड़ नौकरियां? तमाम युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। बेरोजगारी इस देश में वाकई में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। डिग्री मिल जाती है लेकिन डिग्री के बाद नौकरी नहीं मिलती है। स्टार्टअप्स के नाम पर आप क्या कर रहे हैं? ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, मिंत्रा डिलीवरी बॉय, ये सब आप कर रहे हैं। स्टार्टअप्स के नाम पर कुछ बड़ा क्यों नहीं है? और स्टार्टअप
स्टार्टअप्स के नाम पर जो ये इतना बड़ा समिट हुआ था, तो वहां किस तरीके से मल्टीप्लेट यूनिवर्सिटी ने करा दी थी, वो भी हमने देखा था। तो अब जरा ये बताइए कि इन सब सवालों के जवाब पे कहां है? देखिए मोनिका जी, जो आज विपक्ष जो है बातें कर रहा है, नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं मिली, मुझे लगता है शायद इनको नौकरी और व्यापार की परिभाषा ही नहीं पता है। आपको क्या लगता है कि सबको जो है इस देश में रहने वाले सभी युवाओं को आईएएस बना दिया जाएगा या आईपीएस बना दिया जाए, पीसीएस बना दिया जाएगा, सबको सरकारी नौकरी में दे दिया जाएगा? 2014 के पहले आप आंकड़ा उठाकर देखिएगा कितने आईएएस पीसीएस ना बनाया जाए, लेकिन स्टार्टअप्स के नाम पर क्या है ये ज़ेप्टो ब्लिंकिट के अलावा स्टार्टअप्स के नाम पर क्या है? इनके ओनर्स की तो जेबें इतनी बड़ी होती जा रही है, भरती जा रही है इनकी तिजोरियां, लेकिन इनके नीचे काम करने वाले सिर्फ डिलीवरी बॉयज हैं। उनको क्या मिलता है? आए दिन हम देखते हैं गिग वर्कर्स किस तरीके से प्रदर्शन करते हैं क्योंकि उनकी वेजेस हद से ज्यादा कम है। देखिए मोनिका जी सरकार ने जिस दिशा में काम किया, वो चाहे छोटे वर्कर हो, चाहे वो बड़े वर्कर हो, या मनरेगा में काम करने वाले हो, या जो है रेवड़ पट्टी पे जो है अपना व्यापार धंधा करने वाले हो, चाहे बड़े उद्योगपति है, सभी लोगों को दृष्टिकोण में देखते हुए कि हर संभव देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे लोगों को रोजगार से जो है समृद्ध किया जाए। क्योंकि सिर्फ एक बात कह देना, लोग बेरोजगार हैं। मुझे लगता है बेरोजगारी की जो बात करते हैं कांग्रेस और विपक्ष के लोग, शायद राहुल गांधी बेरोजगार हो सकते हैं, राहुल गांधी की टीम बेरोजगार हो सकती है, लोगों की तनख्वाह नहीं बढ़ रही है। अभी अजय राय जी की बात मैं सुन रहा था कि लोगों की सैलरी नहीं बढ़ रही है। मोनिका जी, आप भी शायद जो है इस स्टूडियो में नौकरी कर रहे हैं चैनल पर, या और भी लोग जो है प्राइवेट हो या सरकारी जगहों पर नौकरी करते हैं, क्या लोगों का जो है हर साल इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। ये इतनी बड़ी विडंबना, झूठ बोलने की जो बात नहीं हो रहा है अमरदीप त्रिपाठी जी, नहीं हो रहा है। मैं युवा हूँ, तमाम मेरे दोस्त हैं, तमाम अलग अलग कंपनियों में काम करते हैं, एमएनसी से लेकर अलग अलग जगहों पर। हर साल आप इंक्रीमेंट तो छोड़िए, लोगों को ये चिंता सताने लगती है कि अपनी नौकरी बचा लें। क्रॉस कटिंग होती है कंपनीज में अब आजकल। मोनिका जी देखिए, आज जो है कॉस्ट कटिंग एक अलग विषय है जो, लेकिन आप जो इंक्रीमेंट की बात कर रहे हैं, ये बात करना कि लोगों को इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा, लोगों को सैलरी नहीं बढ़ रही है या लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही है, ये धरातल पर उतर के लोगों को देखने की जरूरत है। क्योंकि हम लोग भी धरातल पर उतर के देखते हैं, लोगों से वास्तविकता से जो है ताल्लुकात रखते हैं। ये हर आदमी की आय बढ़ रही है। अगर इस देश में लोगों की आय नहीं बढ़ती तो इस देश में हर व्यक्ति, अगर जो लोग फ्रिक्वेंटली जो है एयर जो है, चाहे इंडिया हो गया चाहे इंडिगो हो गया, किसी भी फ्लाइट से अगर सफ़र करते हैं तो उन्हें अंदाजा होगा कि 2014 के पहले किस तरीके से लोग जो है फ्लाइट में सफ़र करते थे और आज के परिवेश में कैसे लोग भी सफ़र कर रहे हैं, किस कैटेगरी के लोग सफ़र कर रहे हैं। तो जो लोग फ्रिक्वेंट ट्रेवलर हैं, वो फ्लायर हैं, उनको समझ में आता है कि इस देश में जो है जो लोअर कैटेगरी था उसकी भी आय बढ़ी है। आज वो भी कैपेबल हो गए हैं कि वो भी फ्लाइट से चल सके। ठीक है, डॉक्टर शिवानंद जी से जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर शिवानंद जी, अमरदीप त्रिपाठी जी गिना रहे हैं कि देखिए कितना कुछ तो बदला है, बहुत कुछ बदला है। आय लोगों की बढ़ी है, ये सिर्फ कहने की बात है कि सैलरी नहीं बढ़ी है। आय लोगों की बढ़ रही है, देश विकास कर रहा है। पहले हवाई सफर सिर्फ एक सपना हुआ करता था, लेकिन आज चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई सफर कर रहा है। तो फिर विपक्ष आखिर क्यों सवाल उठा रहा है? क्या विपक्ष को मिर्ची लग रही है कि हम सत्ता में नहीं बैठे हैं तो सवाल उठाना, आरोप लगाना हमारा काम है, इसीलिए आरोप लगाए जा रहे हैं? गुड इवनिंग मोनिका जी, पूरा पैनल को नमस्कार। देखिए, सबसे भ्रष्ट और सबसे गद्दार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी हमेशा हिंदू मुस्लिम करना, 2002 का गोधरा कांड, मानसी सोनी, उसके बाद कितने क्या क्या कांड है इनके, सबसे भ्रष्टाचारी, गोर गरीब दलित पिछड़ों आदिवासी किसान कुचलने वाले प्राइम मिनिस्टर है। और प्रधानमंत्री पर निशाना साध रहे शिवानंद जी, आप पार्टी के लिए बोलिए, आप पार्टी के लिए बोलिए, आप सीधे देश के प्रधानमंत्री पर निशाना साध रहे हैं। से लेके 2014 से लेके 2026 तक सबसे भ्रष्टाचारी प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी को। कुछ नहीं आता है, 10 लाख का सूट पहनते,
बिन बुलाए पाकिस्तान जाके बिरयानी शिवानंद जी इस चीज के लिए मैं भी कहूंगी, शिवानंद जी देश के मुखिया है, वो प्रधानमंत्री है, सिर्फ एक पार्टी के प्रधानमंत्री, एक पार्टी के नेता नहीं है, इस देश के प्रधानमंत्री हैं। आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो एक पार्टी के साथ हो सकती है, प्रदेश के मुखिया पर इस तरह के शब्दों का उनके लिए इस्तेमाल करना जायज नहीं कि जब आप गद्दार भ्रष्ट इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ये गलत है। वो पूरे देश के मुखिया हैं, आप पार्टी के लिए बोलिए। मोनिका जी मेरे को जरा मोनिका जी इनकी डिग्री है, जो डॉक्टर लिखे इनकी डिग्री चेक करवाइए पहले। उसके बाद बोलिए। देखिए मोनिका जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी युवा युवती को जो रोजगार था वो छीन लिया, बेरोजगारी चरम पर है, सीबीआई ईडी इनकम टैक्स मिसयूज कर रहे हैं। यूपीए का डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का 10 साल का देखिए, नरेंद्र मोदी जी का 12 साल का देखिए। सीबीआई ईडी इनकम टैक्स मिसयूज करना, लोगों को डराना धमकाना, बड़े मायने में पैसा निकालना। और दूसरी बात, चुनाव आयोग इन्होंने 3 बंदर बिठाए, ज्ञानेश कुमार गुप्ता, डॉक्टर संधू, डॉक्टर जोशी। चुनाव आयोग को इन्होंने जिस तरह से कब्जा करके बीजेपी का कार्यकर्ता बना के काम कर रहे हैं। दूसरी बात, बीजेपी का बड़े बड़े कार्यालय बनाया, बड़े बड़े मायने में लोगों को डराना धमकाना, जीएसटी के नाम पे ये लोगों ने इनकम टैक्स की रेड करवाना, लोगों को धमकाना आज भी चालू है। दूसरी बात, किसान के देखिए, आज खेती प्रधान देश है, 62% किसान को कभी भी कर्जा मुक्ति नहीं दिया। हरियाणा पंजाब तो किसान दिल्ली नहीं आने दिया, 750 किसान मरे। मोदी साहब, मोदी सरकार, अलीबाबा चालीस चोर पार्टी जिस तरह से सत्ता पे काबिज करके बैठे हैं, लोकतंत्र का हत्या कर रहे हैं। 370 हटाने के बाद किसका युवा युवती को रोजगार मिला? जम्मू कश्मीर का किसको रोजगार मिला? सिर्फ अडानी अंबानी के ही ग्रोथ किया नरेंद्र मोदी। कंगना रनौत जी का टिकट दिया और उनको जेल सिक्योरिटी दिया। मोहन भागवत जी जिन्होंने महात्मा गांधी जी का हत्या किया, आतंकवादी संगठन आरएसएस को, उन्होंने मोहन भागवत को जेल सिक्योरिटी दिया। आरोप आप गलत लगा रहे हैं, ये आरोप गलत लगा रहे हैं, आरोप गलत लगा रहे हैं। कुछ भी आप कह रहे हैं, कुछ भी आप कह रहे हैं। पैसा है, ये लोगों ने जीएसटी का पैसा, इनकम टैक्स, मेरे जेब से जो पैसा गया उसको मोहन भागवत जी को सिक्योरिटी देने का क्या जरूरत है? नरेंद्र मोदी 2014 से लेकर 2026 तक 183 कंट्री घूम के आया, देश के लिए कौन सा अच्छा काम किया? गौर गरीब दलित पिछड़ों टैक्स के पैसे से 850 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी ने उड़ा दिया। 8,000 करोड़ का इन्होंने चार्टर प्लेन विदेशी दौरों से इस देश को, क्या आपका कहना है कि विदेशी दौरों से इस देश को कुछ भी नहीं मिला? प्रियंका वाड्रा जो है कौन सा नहीं मिला, विरासत में आई थी। प्रियंका वाड्रा के पास कौन सी डिग्री? आज डिजिटल ट्रांजैक्शंस, आज भारत का यूपीआई विदेश में भी चलता है, कई देशों में चलता है। ये विदेशी दौरों के बूते ही है। तेल के लिए अलग अलग देशों से हम तेल ले रहे हैं, ये भी विदेशी दौरों का ही असर है। किस तरीके से युवा हमारे देश के बाहर पढ़ाई कर रहे हैं सस्ते तरीके से स्कॉलरशिप्स में, ये भी विदेशी दौरों के बूते ही है। मोनिका जी, हर साल 3 करोड़ लोग यहाँ से नौकरी नहीं इसलिए अब्रॉड जा रहे हैं। इसके जिम्मेदार आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निर्मला पॉलिसी, किसी को रोजगार नहीं। आर्मी में अग्नि योजना लेके आया, क्या गारंटी दिया? कोई अगर मारे गए, गारंटी क्या है अग्निवीर में बताइए? तो और शौचालय बनाया, अरे शौचालय बनाया तो पानी किधर है? शौचालय में बड़े मायने में भ्रष्टाचार हुआ है, प्राइम मिनिस्टर फंड में भ्रष्टाचार हुआ है, बॉन्ड के नाम पे भ्रष्टाचार हुआ है, राम के गाय काटोले चंदा लिया, गरीब दलित पिछड़ों को जमीन 3000 एकड़ अदानी को जमीन दे अयोध्या में किसका भला हुआ? अगर राम मंदिर में बीजेपी का इतना भ्रष्टाचारी वहां के लोगों को, गरीब लोगों को कुचल गया, वहां का दुकान घर जमीन उनको आज भी मुनाफा नहीं दिया। नरेंद्र मोदी अलीबाबा चालीस चोर पार्टी है, मैं घोर निंदा करना चाहता हूँ। और दूसरी बात, महंगाई देखिए, 8 दिन में पेट्रोल डीजल रसोई गैस, आज मैं महाराष्ट्र पुणे से आता हूँ, पुणे में 6,500 जो नौजवान का जो वड़ा पाव बेचने वाला या चाय बनाने वाला, उनको गैस नहीं मिल रहे, इसलिए बिजनेस बंद हुआ। ब्लैक से 8,000 रुपीज गैस यहाँ ब्लैक मेलिंग चल रहे पूरा। अभी देखिए नीट पेपर हर साल लीक हो रहे, इसमें आरएसएस बीजेपी लोग दलाली कर रहे। बड़े मायने में युवा युवती आज 22 युवा युवती सुसाइड किया, इसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी जी है। इन्होंने प्रधान जी का रिजाइन लीजिए, भ्रष्टाचारी एजुकेशन मिनिस्टर है, फ्रॉड मिनिस्टर है। नीट पेपर लीक करना, यूपीएससी एमपीएससी ये लोगों ने हमेशा लीक करते हैं और लोगों को इस तरह से ब्लैकमेलिंग चालू है। दूसरी बात देखिए,
कभी भी सुप्रीम कोर्ट के जज 4 जज गेट ऑफ इंडिया पे दिल्ली में शिवानंद जी, आप इतनी कमियां गिना रहे हैं तो जरा ये भी बता दीजिए, अगर मोदी सरकार पूरी तरीके से विफल है तो कांग्रेस बार बार चुनाव क्यों हार जाती है? 10 साल आपके रहे, 10 उनके भी रहे, तो चलिए कांग्रेस वापस आ जाती है, फिर वापस से मोदी कैसे आ गए कि 12 हो गए उनके, अब आगे 29 में भी क्या होगा अभी कुछ कह नहीं सकते। मोनिका जी, एसआरए के नाम पे एनआरसी करना, एनआरसी नाम पे मुस्लिम वोट काटना, लोगों को डराना धमकाना, मशीन मैनेज करना। नरेंद्र मोदी बनारस में हारे हुए, अजय राय जी चुन के 9 राउंड तक अजय राय जी लीड पे थे, नरेंद्र मोदी ने मैनेज करके चोर गद्दी चोर नरेंद्र मोदी, ये तो गलत चीज है ना। महाराष्ट्र वोट चोरी किया, आपने स्मृति ईरानी को हराया तो बोल देते कि मैनेज, तो क्या आपके लिए भी बोल दिया जाएगा कि आपने मैनेज किया? जहाँ आप जीत जाते हैं वहाँ सब ठीक है, जहाँ आप हार जाते हैं आप कह देते हैं मैनेज किया। ट्रेड डील, अडानी को बचाने के लिए 140 करोड़ जनता के साथ खिलवाड़ किया। ये नरेंद्र मोदी SC ST OBC दलित अत्याचार चल रहे। आप ही देखिए टीकाराम जूली राजस्थान के अपोजिशन लीडर कांग्रेस का, वो श्री राम प्रभु जी के दर्शन लेने के बाद बीजेपी RSS का इनका ही नेता गंगा जल से धो के लेते। अरे कहाँ जा रहे भाई, ये कौन सा राम है? मेरे भी नाम राम है। स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने श्री राम प्रभु जी के ताला तोड़ा था। मैं भी हिंदू हूँ, कितना हिंदू को नौकरी दिया बताइए? उल्टा हिंदू खतरे में, नरेंद्र मोदी आए तब से हिंदू खतरे में है। पुलवामा अटैक देखिए, ठीक है, कितनी नौकरी दी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसका जवाब अमरदीप त्रिपाठी से एक बार फिर से लिया जाएगा डिटेल्ड में। अमरदीप त्रिपाठी जी से जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले सर्वेश जी का भी यहाँ पर कर लेते हैं। डराना धमकाना, ब्लैकमेलिंग करना, इन तमाम बातों का जवाब बीजेपी ही देगी, इन तमाम बातों का जवाब बीजेपी ही देगी और अमरदीप जी से लिया जाएगा जवाब। लेकिन सर्वेश जी के पास पहले चलते हुए, ठीक है, भ्रष्ट प्राइम मिनिस्टर है, 1 मिनट भी चेयर पे रहने के लिए अधिकार नहीं है नरेंद्र मोदी। लेकिन ये भी जान लीजिए कि जनता उन्हें चुनकर बार बार कुर्सी पर बिठा रही है, जनता उन्हें बार बार चुनकर कुर्सी पर बिठा रही है, तो कहीं तो कुछ होगा। ठीक है शिवानंद जी, ओके ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। सर्वेश त्रिपाठी जी, एक अहम सवाल, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी से है और समाजवादी पार्टी तीसरी मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर हम देख सकते हैं जो कि बहुत पॉपुलर है देश में। उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा सूबा है, वहां दूसरी पार्टी है दूसरे नंबर की। लेकिन क्या आपको लगता है जो मोदी मॉडल चल पड़ा है या ये जो मोदी हवा है और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ने, उनके नाम के मास्टर कार्ड ने, बीजेपी ने हर एक चीज कैप्चर की हुई है, इसमें रीजनल पार्टीज नेशनल पॉलिटिक्स में अपनी जो जगह है वो वक्त के साथ उनकी कम हो रही है, रेलेवेंस कम हो रही है, वो रेलेवेंस खो रही है? देखिए, सबको नमस्कार, जनता को नमस्कार, मोनिका जी आपको नमस्कार जी। अगर आपके सवाल का जो इमीडिएट जवाब है वो ये है कि अगर रीजनल पार्टीज रेलेवेंस खो रही होती तो 24 में जो हमें मैंडेट मिला वो नहीं मिलता, और वो भी लोकसभा इलेक्शंस में मिला था, वो नेशनल मुद्दों पे ही होता। तो टू स्टार्ट विथ, दूसरी बात, मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा भारतीय प्रधानमंत्री को कि उनका और 1 वर्ष जुड़ा इनके कार्यकाल, और पूरी भाजपा को मुबारकबाद देना चाहूंगा। लेकिन अगर हम इस कार्य की समीक्षा करें तो निश्चित रूप से सर्वेश भाई क्या मुबारक देना है? वो भ्रष्टाचारी प्राइम मिनिस्टर है, ट्रेड डील किया, एस्टेट पाइलिंग सेक्स स्कैंडल, आज भी वीडियो मेरे पास सबूत है, करो केस बीजेपी वाले को, बोलो करो मेरे ऊपर केस। आ रहे शिवानंद जी, आ रहे जो त्रिपाठी बैठे हैं जो बीजेपी एक अच्छे कलीग की तरह वो शुभकामनाएं दे रहे हैं। शिवानंद जी एक अच्छे कलीग की भूमिका निभाते हुए वो शुभकामनाएं दे रहे हैं, लेकिन अपनी बात पर वो आ रहे हैं। सुनिए, रुकिए सर, मैं आऊंगा सर। मेरे सेंटेंस, लेट मी डिसाइड माय ओन सेंटेंस फ्रेमिंग सर, उन्हें बोलने दीजिए। मैं एकदम आऊंगा सर। मुबारकबाद इसलिए कि भारत के प्रधानमंत्री तो आई है सर, देयर इज नो डिनाइंग दिस, और इनके कार्यकाल पूरा हुआ, जनता ने चुन के भेजा है, जनता सॉवरेन है और जनता के मैंडेट का हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, उनके जब मैंने यही कहा कि कार्य की समीक्षा की जाएगी तो ये त्रासदियों का, सही बात है, प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था कि त्रासदियों का काल रहा है, ये दशक त्रासदियों का रहा है, तो वो 2014 से त्रासदी शुरू हो गई थी, और सबसे बड़ी त्रासदी भाजपा सरकार खुद है भारत के लिए। और भारतीय प्रधानमंत्री, हमारे आदरणीय भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से बड़ी त्रासदी ये देश कभी देखेगा नहीं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है, क्योंकि इनके समय में जो नहीं हुआ, कभी अनप्रेसिडेंटेड चीजें हुई। भारत एक कहा जाता सोने की चिड़िया थी, लेकिन भारत ने हमेशा एक जितने बड़े बड़े लोज देखे हैं ना,
लोएस्ट पॉइंट्स देखे इनके टाइम में, उसके लिए याद किए जाएंगे। चाहे वो अभी आप करंट सिचुएशन देख लीजिए, स्टूडेंट्स एक स्ट्रक्चर्ड वे में इन्होंने एजुकेशन से लोगों को दूर करने की कोशिश की। वो भाजपा का प्रयास हमेशा रहा है पहले से कि वो आरएसएस का प्रयास रहा है कि शिक्षा से दूर रखे लोगों को, जिससे सच्चाई ना पता चले इनके मॉडल की। लेकिन मोदी जी इसमें कामयाब हुए कई हद तक। नीट देख लीजिए आप, जीरो अकाउंटेबिलिटी का कार्यकाल इनका और त्रासदियों का कार्यकाल, भ्रष्टाचार का कार्यकाल, ये हमेशा याद रहेगा लोगों को। भ्रष्टाचार अपने चरम पे रहा, जितने जहां से जैसे जैसे भ्रष्टाचारी मिले सबको इन्होंने इंक्लूड किया और उसको वॉशिंग मशीन में धो लिया। ये नई नीति ले आएगी। और उसके बाद बहुत सारी चीजों में, चाहे आप नीट पे देख लीजिए, नौकरियों पे देख लीजिए। अभी भाजपा प्रवक्ता कह रहे थे कि सरकारी नौकरियां ही नौकरियां नहीं होती। अजीब सी चीज है ये, क्योंकि नौकरियां किसी भी तरह से, अभी मजदूरों को देख लीजिए, रोड पे थे, किसानों को देख लीजिए, इनके कार्यकाल में काले कानून आए, रोड पे आए, किसानों के लिए कीलें लगी। ये कब होता है? तो चाहे किसान हो, जवानों के अगेंस्ट सीएपीएफ बिल आया, जवान हो, किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, महिलाओं के साथ सबसे बड़ा छल, इस सदी का सबसे बड़ा छल इनके कार्यकाल में हुआ कि आपको एक जो बिल पास हो चुका था रिजर्वेशन का, सबने मिलके कर दिया था, उसको इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट करने के सिवा एक और छलावा ले आए कि डिलिमिटेशन के नाम पे हम वो भी नहीं करने देंगे। एक जो बहुत मुश्किल और एकदम, इस पे कोई राजनीति होनी नहीं चाहिए, इसमें मैं राजनीतिक तौर पे नहीं कह रहा हूँ, कि एक चीज जो बहुत मुश्किल है, शायद हो सकता है फिर ऐसा कंसेंसस कभी ना पहले आ पाया था ना आ पाएगा कि एक साथ एक बिल पास होता है और सारे विपक्ष की पार्टियां, सब पार्टियां मिलके करती हैं। उसके बाद भी आपने उसको गोल मटोल करके फिर से ये मैं महिलाओं के लिए सबसे बड़ा छल मानूंगा अब तक का इस सदी का। इससे बड़ा छल नहीं कर सकते। इन सब चीजों के लिए जाने जाएंगे। सीबीएसई स्कैम अभी देखिए, ओएसएम के नाम पे, तो आप कह रही थी कि डिग्रियां मिल जा रही, नौकरियां नहीं मिल रही, और पीछे जाइए, डिग्रियां तक नहीं मिल पाएंगी। सीबीएसई में भी अब इन्होंने स्कैम ला दिया लोगों को शिक्षा, क्योंकि इनको खुद शिक्षा से मतलब नहीं, इनके पास एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है, तो ये चाहते हैं कि ऐसी ही डिग्रियां हो लोगों के पास। तो आप ना डॉक्टर बनने नहीं देना चाहते, क्योंकि साइंटिफिक टेम्पर का कोई लेना देना नहीं है। ये तो बायोगैस ऐसे बना लेते हैं, नाली से बना लेते हैं, और रडार जो है वो बादल से निकल जाते हैं, वो नहीं पकड़ पाता, और पता नहीं क्या क्या थूरी बहकी बातें करते हैं। नॉन बायोलॉजिकल है ही है साहब। तो ऐसी बातें जो कर रहा हो साइंटिफिक टेम्पर से, उसका कोई लेना देना तो होगा नहीं। तो ये ऐसी अद्भुत अलौकिक चीजों के लिए हमेशा जाने जाएंगे इतिहास में। और आप जो कह रही थी कि जनता चुन के भेज रही है, बिल्कुल सही बात है। एक चीज और होगी कि सफलता के आयाम छुए हैं इन्होंने पॉलिटिकली। इन सबके बीच ये जो आप ये कह रहे हैं कि जनता चुन के भेज रहे, जो मैं कह रही हूँ सही बात है, और ये अद्भुत अलौकिक वाली बात है। इसमें ये बात भी तो सत्य है कि बार बार पब्लिक इन्हें चुन रही है, बार बार पब्लिक इन्हें वोट कर रही है। तो अगर कुछ खामियां हैं जिसको लेकर हम भी सवाल उठा रहे हैं कि बेरोजगारी और महंगाई ये एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, लेकिन जहां दूसरी तरफ जो विकास है, ये एक्सप्रेसवे है, वंदे भारत है, ये सब चीजें हैं, इनको क्या आप इग्नोर करेंगे, या फिर इनके लिए आप कहेंगे कि हाँ ये जो काम हुआ है ये अच्छा काम हुआ है, ये वाकई में विकास हुआ है? आऊंगी शिवानंद जी, आऊंगी। हाँ सर्वेश जी, एक्सप्रेसवेज के कारण आपको बताता हूँ, एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, लिंक एक्सप्रेसवे बना हुआ हमारे यहाँ, बनते ही टूटना शुरू हो गया, और उसमें कैग की रिपोर्ट है 584 करोड़ के घोटाले की, वो बाहर नहीं आ पाई। जितने एयरपोर्ट सैंक्शन हुए, कितने फंक्शनल है, वो देखे जाने चाहिए। बाकी यूपी की बात करिए तो वहां फीता काटे इन्होंने, मेट्रोज कौन सा नया इन्होंने सैंक्शन किया और कितनी योजनाएं इन्होंने शुरू की हैं, ये देखा जाना चाहिए। जो पॉलिसीज बनती हैं उस पे आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और वो कैसे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, वो देखा जाना चाहिए। वंदे भारत के लैकुनास जो शताब्दी चल रही थी, उसमें कितना चेंज किया वंदे भारत। अगर आप वंदे भारत से खुद गए होंगे, आपको चेंजेस दिख गए होंगे, और उसके लैकुनास आपने देखे होंगे, कभी भैंस लड़ रही थी, कभी गाय लड़ रही थी, कभी कुछ लड़ रहा था उससे, और उसका क्या हालत हो रही थी। तो ये जितनी चीजें आप खुद मोनिका जी जब गिनना शुरू करेंगे ना, आप सोचिएगा, ये आत्मावलोकन करने की जरूरत है कि अगर ये भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, ये जब इनके काम गिनाना शुरू करें और उसमें खुद ही अगर ना संशय आ जाए इनके अंदर ना, तो आप देखिएगा अगर इनकी आत्मा जगी होगी। क्योंकि कोई चीज, अब देखिए जितने बड़े बड़े इन्होंने मास्टर स्ट्रोक किए, इनके टाइम पे पुलवामा हुआ, पुलवामा के नाम पे इन्होंने वोट मांगी। एकमात्र प्रधानमंत्री जाना जाएगा इतिहास में जो पुलवामा के शहीदों के नाम पे वोट मांगता पाया गया, और ये ऑन रिकॉर्ड है। और उन्हीं पुलवामा के शहीद जिस सर्विस से आते थे, वो सीआरपीएफ और सीएपीएफ, उनके खिलाफ काला कानून ले आए, उनको ओल्ड पेंशन कोर्ट ने दे दिया, इन्होंने नहीं दिया। कोर्ट, दिल्ली उच्च न्यायालय ने ओल्ड पेंशन, पुरानी पेंशन सीएपीएफ के जवानों को दे दी। और ये सरकार ऐसी है, इसलिए अद्भुत अलौकिक है कि जवानों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई चैलेंज करने, आज तक नहीं मिला उनको। तो ये ऐसी सरकार फिर नहीं आएगी जो जवानों के खिलाफ होगी, जो खुद को स्वघोषित राष्ट्रभक्त कहेगी, देशभक्त कहेगी,
लेकिन देश के हित में कोई काम नहीं करना चाहेगी, जिसकी विदेश नीति एकदम फ्लॉप होगी, जिसके नाते झेलना पड़ रहा है। इनकी विदेश नीति क्या है ये समझ में नहीं आ रहा लोगों को, ये करना क्या चाह रहे हैं, इनका रशिया के साथ क्या स्टैंड है, ईरान के साथ क्या स्टैंड है। ठीक है, तो आपका कहना है कि पॉलिसीज क्लियर नहीं है, स्टैंड क्लियर नहीं है गवर्नमेंट के, एक तरह से जो तस्वीर कुछ और है लेकिन दिखाने की कोशिश कुछ और है। अमेरिका के सामने झुके हुए स्टैंड कुछ चीजों में क्लियर है। अदानी जी को शुरुआत से हेल्प किया इन्होंने, अदानी के लिए इन्होंने 1-1 रुपए में लीज पे, आपने सुना होगा, जमीनें दी, और वो अदानी सिविल फ्रॉड केस में उन्होंने हजारों करोड़ भी अमेरिका को दिए। तो एक जो अंतरराष्ट्रीय मुजरिम है उसको सपोर्ट करके इन्होंने बहुत अमीर बना दिया। ठीक है, तो 12 साल सुखद कार्यकाल जो है, सुखद तो रहे अदानी के लिए, मेरे आपके लिए नहीं रहे, जनता के लिए नहीं रहे। तो सर्वेश जी का कहना है कि जनता नाराज है, जो तस्वीर असल की है वो असल की वो तस्वीर नहीं है, दिखाने की कोशिश है सिर्फ। पंकज पांडे जी का रुख कर लेते हैं। पंकज पांडे जी, सभी की बातें आपने सुनी, सालों का अनुभव आपके पास, आपने सारी चीजें देखी हैं, बीते 12 साल की, उससे पहले की भी, 2014 से पहले की भी। क्या वाकई में भारत बदला है या सिर्फ एक नैरेटिव बना है और नैरेटिव बदल गया है? देखिए मोनिका जी, आपके प्रश्न के उत्तर पर सबसे पहले तो मैं 2 बातें कहूंगा। पहली बात तो ये है कि पिछले 12 वर्षों का जो कालखंड है जिसमें मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और मोदी सरकार काम कर रही है, निश्चित रूप से भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का और सनातन धर्म के पुनर्जागरण का कालखंड कहा जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, पिछले 12 वर्षों में लगातार जो चीज हम देख रहे हैं वो ये है, और आज की डिबेट से भी स्पष्ट हो रहा है कि भारत का विपक्ष टिकना नहीं चाहता। पिछले 12 वर्षों से लगातार भारत का विपक्ष हार रहा है, हाशिए पर जा रहा है, लेकिन वो वहीं पर है जहां पर था, उन्हीं चीजों को लेकर आगे बढ़ रहा है जिन चीजों को लेकर वो लगातार आगे चल रहा था। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि भारत का विपक्ष देश की जनता को अभी भी बहुत नादान समझता है। कुछ बातें अभी कांग्रेस प्रवक्ता उठा रहे थे, बहुत उत्साह में बोल रहे थे, और जो वो बोल रहे थे बात में लगातार लंबे समय से कांग्रेस प्रवक्ता से या अन्य पार्टियों के प्रवक्ताओं से, विपक्षी प्रवक्ताओं से सुन रहा हूँ, तो लगभग एक ही बातें, उनमें कोई विशेष अंतर नहीं है, कोई नई बात नहीं है। आज एक नई बात जरूर कांग्रेस प्रवक्ता ने उत्साह में जोड़ दिया कि 2012 में गुजरात में जो दंगे हुए थे, दंगों की बात उन्होंने नहीं किया, गोधरा का जो एक कांड हुआ था उसके लिए उन्होंने भाजपा सरकार को, मोदी जी को चार्जशीट उनके ऊपर फ्रेम कर दी। ये आज एक नई बात निकल के आ गई, और इसी तरह की नई नई बातें निकाल कर एक तरह से ये भारत का विपक्ष जो है सिर्फ गोल करता है। जरूरत ये है कि जो सरकार की उपलब्धियां हैं उन पर भी चर्चा होनी चाहिए, और निश्चित रूप से जिन चीजों को सरकार नहीं कर सकी है, जो उपलब्धियों के रूप में नहीं गिना जा सकता है, उनको भी इंगित किया जाना चाहिए। विपक्ष की एक बहुत पवित्र ड्यूटी होती है जनता के प्रति और देश के प्रति, कि सरकार जो काम नहीं कर रही उसको रखे, लेकिन तथ्यपरक रूप से रखे, तार्किक रूप से रखे, सही ढंग से रखे। जहां तक रोजगार और बेरोजगारी की बात आती है तो कांग्रेस प्रवक्ता जो है उन्होंने बहुत लंबा वक्तव्य दिया। सपा प्रवक्ता को भी मैं सुन रहा था, बहुत उत्साहजनक रूप से वक्तव्य वो दे रहे थे। तो जहां तक मैं समझता हूं तो रोजगार जो होता है वो नौकरियों से संबंधित मात्र नहीं होता है, रोजगार का एक बहुत बड़ा कंसेप्ट होता है। और भारत जैसे बड़ी आबादी वाले बड़े लोकतांत्रिक देश में रोजगार का मतलब, अगर भारत का विपक्ष नौकरियों से लगाकर और देश की जनता को गुमराह करना चाहता है तो वो समझ ले कि जिस देश की जनता पढ़ी लिखी है, मूर्ख नहीं है, वो सब समझती है, सब जानती है। पहली बात। दूसरी, देखिए त्रिपाठी जी हंस रहे हैं, उनको आनंद आ रहा है। अभी जब वो वक्तव्य अपना पढ़ रहे थे तो मुझे भी हंसी आ रही थी, लेकिन मैं हंसा नहीं, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि बहुत बहुत जिम्मेदारी का काम है टीवी डिबेट में बैठ कर बातें करना, क्योंकि जनता बहुत ध्यान से आपको देखती है, बहुत ध्यान से आपको सुनती है। फैक्ट को रिबट करिए। आप इतने देर से भाषा नहीं दे रहे, एक भी फैक्ट नहीं बोला आपने। ठीक है, आप एस्पायरिंग भाजपा प्रवक्ता हैं, मैं मान ले रहा हूँ, आप थोड़ा टारगेटिंग नहीं। बहुत धैर्य से त्रिपाठी जी को भी सुना गया और शिवानंद जी को भी सुना गया। मुझे लगता है बीच में मैं कतई नहीं बोला, तो मैंने किसी को टारगेट नहीं किया था, आपने नाम लिया इसलिए कह रहा हूं। निभाएंगे, थोड़ी सी जिम्मेदारी आप निभाएंगे। आधा घंटा मैंने प्रतीक्षा किया बोलने के लिए और आप लोग बोलते रहे। शिवानंद जी अनम्यूट कर लीजिए अपना और 1 मिनट का समय दीजिए, हम आपके पास लौटेंगे, बट पहले उनको एटलीस्ट अपनी बात रखने दीजिए। आपको भी पूरा समय दिया गया था, पंकज जी को भी समय दीजिए, उनको बात रखने दीजिए पहले। ओवर टू यू पंकज जी।
तो जहां तक पिछले 12 साल की सरकार की उपलब्धियों की बात है, तो भाजपा प्रवक्ता ने उपलब्धियों की चर्चा किया, उस पर बहुत अलग से मुझे चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। भाजपा पार्टी के तो कोर मुद्दे हुआ करते थे, बड़े मुद्दे हुआ करते थे, जिनमें से एक मुद्दा था राम मंदिर का, और दूसरा एक बहुत बड़ा, बहुत ही सेंसिटिव, बहुत इमोशनल मुद्दा हुआ करता था भाजपा आरएसएस परिवार का, वो हुआ करता था धारा 370। और एक ये नैरेटिव चलाया गया कि इस देश से कभी भी धारा 370 हटाई नहीं जा सकती है, और राम मंदिर तो कभी बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें बताई गई कि वो स्पेशल वर्शिप एक्ट जो है वो लागू होता, तमाम तरह की चीजें चली। लेकिन दोनों मुद्दे भाजपा सरकार ने जिस तरह से निपटाए और जिस तरह से चीजों को हैंडल किया, तो निश्चित रूप से भाजपा के कोर मुद्दे थे, दो बड़े मुद्दे थे, और दोनों मुद्दों को भाजपा ने हल किया और देश की जनता को देखा। देश की जनता तो पंकज पांडे जी, क्या ये लगता है कि विपक्ष नैरेटिव की लड़ाई हार गया है? अगर ये नैरेटिव एक क्रिएट किया गया और बीजेपी ने वो ऐतिहासिक चीजें की, तो क्या विपक्ष नैरेटिव की लड़ाई हारा? मैं उसी पर आ रहा हूँ मोनिका जी। देखिए, विपक्ष नैरेटिव की लड़ाई नहीं हारा, विपक्ष किसी भी तरह के नैरेटिव को बनाने में विफल रहा। जहां तक कि भाजपा सरकार की बात है, उनके जो भी मुद्दे थे उन पर उन्होंने काम करके जनता के सामने दिखाया। अभी भाजपा प्रवक्ता भी इंगित कर रहे थे कि वो वैसे बयान आते थे कि कश्मीर में कोई भारत का झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा, कोई राष्ट्रगान गाने वाला नहीं मिलेगा। चीजें बिल्कुल बदल गई। आप देखिए, वंदे भारत ट्रेन जो है वो श्रीनगर तक चली जा रही है। अभी वंदे भारत की चर्चा त्रिपाठी जी कर रहे थे कि वो बैल टकरा जाता है, भैंस टकरा जाती है, तो भाई हास्यास्पद चीजें लेकर आ जाते हैं। खैर, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। तो कश्मीर में जो विकास की बयार बह रही है, जिस तरह से लाल चौक में तिरंगा लहरा रहा है और लाल चौक के नीचे खड़े होकर वंदे मातरम गाया जा रहा है, ये कांग्रेस पार्टी ने एक नैरेटिव जो लंबे समय से देश की स्वतंत्रता के बाद से बनाया कि कश्मीर को उन्होंने भारत का हिस्सा माना ही नहीं। आपकी ऑडियो नहीं आ रही है, आप बोल रहे हैं लगातार, आप अनम्यूट हैं। कश्मीर को भारत से अलग लेकर चलते थे। कश्मीर को एक अलग राज्य के तरीके से वो बताते थे कि कश्मीर अलग है। तो मोनिका जी, ये पांडे जी सिर्फ एक तरफा बात कर रहे हैं, बीजेपी का दलाली कर रहे हैं। पांडे जी, आप लोगों ने आरएसएस के कार्यालय के ऊपर तिरंगा ध्वजाई किया, उस बारे में शब्दों का चयन सही से। शिवानंद जी, पहले सबसे पहले रिक्वेस्ट है, शब्दों का चयन सही तरीके से। बीजेपी नेता बैठा है, एक सेकंड शिवानंद जी रुकिए। शब्दों का चयन सही तरीके से कीजिए। और मैं भी बोल सकता हूँ शिवानंद, तो आप अपनी भाषा पर नियंत्रण, जो भी आपको कहना है आप कहिए, लेकिन अपनी जबान जी आएंगे करेंगे ना, क्योंकि अगर नियंत्रण मैंने खो दिया तो मैं भी अब शब्द बोलूंगा, तो डिबेट कहाँ पर जाएगी? देश की जनता क्या देखेगी कि आपकी बातें तो दलाली कर रहे हो। शिवानंद जी, गलत बात है, और इस तरह से शब्दों से सिर्फ समय जाया होता है। आप बड़े हैं, दिग्गज हैं, और उम्र में भी बड़े हैं, एक्सपीरियंस में भी बड़े हैं, प्लीज अच्छा नहीं लगता है इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, गलत बात है। सवाल उनसे किए जा रहे हैं, उनको जवाब देने दीजिए। एटलीस्ट आपने भी अपना पक्ष पूरा रखा। ऐसे तो आप भी, मैं आपको मना कर रही थी कि कम से कम देश के मुखिया के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, पर आप कर रहे थे, तो आप उनको उनका पक्ष रखने दीजिए। वो चाहे जो मर्जी बोले, वो उनका पक्ष है, एक बार उन्हें रखने तो दीजिए, फिर उनसे सवाल किए जाएंगे। पंकज पांडे जी, एक बात और देखिए, ये तस्वीरें जो हैं वो ऐतिहासिक तस्वीरें हैं कि लाल चौक पे तिरंगा फहराया गया, लाल चौक पे राष्ट्रगान हुआ। सर्वेश जी आ रही, बस पहले सर्वेश जी का चलिए टेक ले लेते हैं। सर्वेश जी, टेक आपका फटाफट से। मोनिका जी, मैं नहीं, आप ही से सवाल है पंकज जी, मेरा सवाल आप ही से है। पंकज जी, मेरा भी सवाल आपसे है, सर्वेश जी भी सवाल करना चाहते हैं, उनका सवाल भी आप ही से है। सर्वेश जी, एक चीज मुझे बताइए, अपनी बात कंप्लीट कर लूं, सर्वेश जी की बात का भी उत्तर दे दूंगा। देखिए सर्वेश जी, 2 मिनट का धैर्य और धारण करें आप। ठीक है सर्वेश जी, उनकी रिक्वेस्ट है 2 मिनट और जरा। पंकज पांडे जी, ये तस्वीर अच्छी है, ठीक है। पंकज पांडे जी, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, जो आप बात कह रहे थे, ये तस्वीर वाकई में अच्छी है कि लाल चौक पर तिरंगा फहराया गया, लाल चौक पर राष्ट्रगान हुआ,
जहां पर हम बच्चों के हाथ में भी देखते थे कि पत्थर हुआ करते थे, वहां पत्थरबाजी की घटनाएं आम थी, वहां उन बच्चों के हाथों में कलम है, खूबसूरत कश्मीर है, सारी चीजें हमने ये सब देखा, ठीक है। लेकिन वापस से अगर हम आम जनमानस के कुछ और मुद्दों पर आ जाए जो इस दौरान एक ज्वलंत मुद्दा भी है, बेरोजगारी, महंगाई, जीडीपी आप कहते हैं हमारी लगातार बढ़ रही है, ग्रोथ हमारी है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और बताती है। ये गैप क्यों दिख रहा है? इस गैप को कैसे फुलफिल किया जाएगा? पंकज पांडे बिल्कुल बिल्कुल मैं उसी पर आ रहा हूँ। देखिए जब सरकार कोई देखिए शिवानंद जी आप शांत नहीं रहेंगे तो मैं अपनी बात नहीं कंप्लीट। शिवानंद जी देखिए सवाल उनसे पूरे किए जा रहे हैं, आप एक सेकंड धैर्य रखिए, आपकी बारी भी आएगी। आप ऐसे बहस में सिर्फ बातें समझ में नहीं आती हैं। मैं भी मचाऊंगा। सर्विस को बात कर आपने लोकसभा बनाकर रखी है, आप दोनों के सवाल लिए जाएंगे, आप दोनों के सवाल लिए जाएंगे, दोनों के ही सवाल लिए जाएंगे, पर उनको इस बात का जवाब देने दीजिए। पंकज पांडे एक तरफा बात करते, हमको नहीं सुनना। मोनिका जी, सर्वेश भाई बात कीजिए प्लीज। अरे आप बिल्कुल ना सुनिए शिवानंद जी, आप अपने कान बंद कर लीजिए। आप किसी को बोलने से नहीं रोक सकते हैं। जिस तरह से आप साथी भी आप कर रहे हैं कि बोल लेने दीजिए। अब देखिए ये स्थिति है कांग्रेस पार्टी की, चाहे लोकसभा हो चाहे टीवी डिबेट हो, ये किसी को बोलने नहीं देना चाहते, किसी को सुनना नहीं चाहते। अरे आप पूरी बात तो ठीक है, मुद्दे पर आ जाइए। ठीक है, कट ऑफ करते हैं प्लीज, इस बहस को कट ऑफ करके वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। जिनके बारे में चर्चा हो रही है वो देखिए कितने शांत स्वभाव में आराम से बैठे हैं, बाकी आप लोग आपस में लड़ रहे हैं। सीखिए अमरदीप त्रिपाठी जी से। देखिए जहाँ तक नरेंद्र मोदी जी की 12 वर्षों की सरकार की सफलताओं की बात है तो बहुत विस्तार से भाजपा प्रवक्ता उसको बता चुके हैं और कुछ संक्षेप में मैंने भी इंगित किया। अब मैं विफलताओं पर आ जाता हूँ। देखिए निश्चित रूप से 12 वर्षों से सरकार चल रही है और पिछले जो 2 टेन्योर रहे सरकार के वो बहुत जबरदस्त बहुमत के साथ सरकार को मिले। यद्यपि बीच में कोरोना का ऐसा लंबा पीरियड आया जिसने काफी किए कराए पर पानी फेरा और बहुत ही मतलब अनप्रेसिडेंटेड स्थितियां थी, न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में। तो एक बार फिर से मैं प्रशंसा करना चाहूंगा जिस तरह से सरकार ने उन परिस्थितियों को हैंडल किया और देश की पूरी जनता ने सरकार का साथ दिया। अब मैं फिर से आ जाता हूं सरकार की विफलताओं। देखिए चूंकि पिछले 12 वर्षों से लगातार भाजपा सरकार सत्ता में है और सत्ता में आने के समय बहुत सारी चीजें ऐसी सरकार को मिली जो कि सही अवस्था में नहीं थी। देश की इकोनॉमी जो थी वो 11वें नंबर पर जो हैंग कर रही थी, उसको लेकर के सरकार तमाम विसंगतियों के बाद भी चौथे स्थान पर लेकर आई और तीसरे के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन बीच बीच में समस्याएं होती है। देखिए इधर युद्धों वाली समस्याएं शुरू हो गई। अभी सपा प्रवक्ता और कांग्रेस प्रवक्ता ने बताने का प्रयास किया कि महंगाई बढ़ गई है और गैस की कीमत बढ़ गई है, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है। तो निश्चित रूप से बढ़ गई है और जो कीमतें बढ़ी हैं इसका सीधा असर जनता पर हो रहा है। जनता इससे प्रभावित हो रही है, लेकिन उसका कारण भी जनता समझती है। आज आप जनता को अपने नैरेटिव से प्रभावित नहीं कर सकते हैं। जनता आपसे ज्यादा चीजों को देखती है और समझती है कि जिस तरह से वैश्विक युद्ध चल रहा है, ईरान वाला जो प्रकरण चल रहा है, उसकी वजह से सारी समस्याएं, उसकी वजह से पंकज पांडे जी, लोकतांत्रिक संस्थाएं, बार बार ये कहा जाता है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं पर दबाव है। क्या ईडी सीबीआई के लिए पहले तो इस तरह की बातें कभी नहीं की गई जो अब की जाती हैं, तो क्या आप उनके लिए भी ये कहेंगे कि ठीक है ये विपक्ष का नैरेटिव है? जी मैं उसी पर आ रहा था मोनिका जी। तो मैं पहले अपनी बात कंक्लूड कर लूं। तो जहाँ तक महंगाई की बात है तो निश्चित रूप से महंगाई है और महंगाई का असर देश की जनता पर है। इसमें सरकार को पंकज पांडे जी समय की कमी है, फटाफट से जरा सवाल ले लेते हैं क्योंकि शिवानंद जी और सर्वेश जी दोनों ही कुछ कहना चाहते हैं। बारी बारी। मोनिका जी इतनी देर में इन्होंने एक भी फैक्ट नहीं बताया। इनको भाजपा की करनी थी तरफदारी, वो भी ये कर नहीं पाए। फिर बोले मैं आता हूँ विफलता में भी सफलता ही समझा रहे थे। तो पहले तो प्रॉब्लम ये है कि जो मैंने कहा ना एस्पायरिंग भाजपा प्रवक्ता बेचारे लोग मेहनत नहीं कर पाते। दूसरी बात कश्मीर में एक जो सफलता इन्होंने गिनाई वो कश्मीर तक रेल चली गई को हास्यास्पद लगा। इनका ज्ञान मुझे हास्यास्पद लगा। जो यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट है 1994 में, अभी अब मुझे बोलने दीजिए पंकज जी, पूरी करने दे भाई साहब। पंकज जी आप मुझे बता दीजिए यूएसबीआरएल कब शुरू हुआ, किस साल में? जो श्रीनगर का रास्ता है ट्रेन का, बताएंगे आप?
त्रिपाठी जी आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं और बहुत अच्छी तैयारी के साथ। अरे मुझे सर्टिफिकेट मत दीजिए पंकज भाई, मुझे सर्टिफिकेट मत दीजिए। आपको देखिए कांग्रेस प्रवक्ता अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। किस साल शुरू हुआ? यूएसबीआरएल बहुत जबरदस्त तैयारी के साथ आप आते हैं। मुझे यूएसबीआरएल सुनिए, मुझे इतनी अच्छी बातें करते हैं और सबसे विशेष बात ये है कि तारीफों के पुल बांध रहे हैं पंकज जी, कंटिन्यूस तारीफों के पुल बांध रहे हैं। यूएसबीआरएल किस साल शुरू हुआ पंकज भाई, पता है आपको? मैं अपनी बात कर पाता, इससे पहले ही सर्वेश भाई को जल्दी से आ जाते और प्रश्नों की बौछार लगाते। श्रीनगर तक मैं एक प्रश्न पूछा, मैं अपनी बात पूरी कर लेता, उसके पहले ही सर्वेश भाई को जल्दी नहीं कर पाएंगे। आपके पास स्पाइन नहीं है, आपके पास विश्लेषण का स्पाइन नहीं है पंकज भाई, आप केवल तारीफ कर सकते हैं। मैं समझता हूँ आपकी मजबूरी, आपकी मजबूरी मैं समझ रहा हूँ। मैं बस पूछ रहा हूँ कि एक दो फैक्ट दिया आपने, जनता को गुमराह नहीं किया जाना चाहिए। आप ये बताइए कि यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट, ये जो श्रीनगर तक ट्रेन जा रही है, जो आपने बोला मेरे बात हास्यास्पद लगी आपको, आप ये बताइए किस साल शुरू हुआ? आपको पता है? पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का डाटा आप लेकर आते हैं। अब मैं यूएसबीआरएल पूछ रहा हूँ, पूर्वांचल तक पहुंच गए। कितनी अज्ञानी है आप। मैं आपसे यूएसबीआरएल श्रीनगर का डेटा आप बता दीजिए, जो कि विश्लेषण का स्पाइन आपके अंदर ही है। कैग की रिपोर्ट है 584 करोड़ की। मैं तो प्रवक्ता हूँ, बताइए यूएसबीआरएल। चलो बताओ ना यूएसबीआरएल, आप पढ़ दीजिए। यूएसबीआरएल पता है? आज टीवी डिबेट में पढ़ दीजिए और बता दीजिए, सरकार को आप बेनकाब कर दीजिए। मैं बताता हूँ, आप गूगल कर लीजिए, आपको दिख जाएगा। कैग की रिपोर्ट पता कर लीजिए, सरकार को बेनकाब तो है ही है। 1994 में श्रीनगर बिल्कुल बताइए, उस बात को रखिए सामने रखिए। बोल रहा वो सुनिए, आपके पास भी इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है क्या? आप तो पढ़े लिखे लग रहे हैं। तो श्रीनगर की ट्रेन लाइन बताई ना आपने, 1994 में प्रोजेक्ट यूएसबीआरएल शुरू हुआ था। 1994 ना मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ और ना मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ। आप जैसा पढ़ा लिखा तो हो नहीं सकता हूँ। नहीं हो सकते क्योंकि 1994 में प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। बहुत पढ़ा लिखा नहीं हो सकता हूँ मैं, नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं, इस जन्म में नहीं। आप जैसा पढ़ा लिखा नहीं हो सकता क्योंकि आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता होते हैं। देख के लग रहा है आपको। आप मेरे जैसे आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो इसलिए आप जैसा पढ़ा लिखा मैं नहीं हो सकता। नहीं, आप पढ़े लिखे लग ही नहीं रहे क्योंकि आप सुन ही नहीं रहे मेरी बात। यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट आप बेनकाब हो गए। 1994 में शुरू हुआ था। 1994 में यूएसबीआरएल श्रीनगर की जो लाइन बता रहे हैं आप, 1994। और अगर श्रीनगर में सब कुछ कश्मीर में ठीक हो गया तो पहलगाम कैसे हुआ? वही जो कलम पकड़े हुए हाथ उन्होंने की, आज तक अकाउंटेबिलिटी यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट कंप्लीट कब हुआ है त्रिपाठी जी? यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट कंप्लीट कब हुआ है? यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट 2025 में कंप्लीट हुआ है। त्रिपाठी जी, ट्रैक में वंदे भारत ट्रैक ट्रेन कब चली है त्रिपाठी जी? 370 जिसको लंबे समय तक देश ने ढोया, वो कब हटाई गई? किसके कार्यकाल में हटाई गई त्रिपाठी जी? सुनो तो मेरी बात, सुनो। क्या अरे त्रिपाठी जी, अपनी प्रशंसा क्यों कर रहे हो भाई? अपनी प्रशंसा क्यों करते हो यार त्रिपाठी जी? 370 हटने से क्या हो गया बताओ? आप अपनी प्रशंसा क्यों कर रहे हो त्रिपाठी जी? 370 हटने से क्या फायदा हुआ? 370 हटने से फायदा अगर आपको समझ में नहीं आता है तो नहीं, मैंने वहाँ 3 साल नौकरी की है, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं सीआरपीएफ में मैंने 10 साल नौकरियां की हैं। मैंने नौकरी की है कश्मीर में। मैं तुम्हारे तरफ बैठ के यहाँ से नहीं बोल रहा। धारा 370 हटने का अगर लाभ आपको नहीं पता है तो ठीक है, आप बताइए मुझे 2 लाभ। बेकार है। आप 2 लाभ बताइए ना, आप मुझे बताइए 2 लाभ बताइए। 370 हटने का पहला लाभ यह है कि जम्मू कश्मीर भारत की मुख्य धारा में शामिल हो गया। भारत की मुख्य धारा में भारत के एक राज्य के रूप में शामिल हुआ, पहला लाभ। दूसरा लाभ, जिस तरह से भारत के सारे स्टेट्स हैं वही जम्मू कश्मीर को भारत के सारे स्टेट्स के साथ मिला। इनको ये केवल झूठ बोलना आता है। इनको कोई अभी यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट इनको पता भी नहीं था कब शुरू है। और पहलगाम में मैं कह रहा हूँ अकाउंटेबिलिटी क्या, कैसे पहलगाम हुआ, कैसे पुलवामा हुआ, किसके टाइम पे हुआ, नीट किसके टाइम पे हुआ, बेरोजगारी इन्होंने तो क्या ये सिर्फ है? ठीक है, जो ये सारे सवाल आप सर्वेश त्रिपाठी जी उनसे कर रहे हैं, पंकज पांडे जी जवाब दे रहे हैं, शिवानंद जी का भी सवाल है, फटाफट से मैं उनसे भी ले लूं। लेकिन इन सारी बातों को लेकर वापस से हमारी कहानी उसी पर आ जा रही है जिससे शुरुआत हुई थी कि क्या वाकई में एक नैरेटिव बदले, भारत के साथ साथ एक नैरेटिव बदल गया है और वो नैरेटिव जनता के आगे रखा गया है? ये एक बड़ा सवाल फिर से अभी का वही है जिस पर हमने शुरुआत की थी। शिवानंद जी, आप क्या कहना चाह रहे थे? लगातार बहुत देर से आप कुछ कहना चाह रहे थे, ओवर टू यू नाउ। निका जी,
देखिए मैं हो सकता है पंकज पांडे जी का, और हम चारों पंडित ही है, हम ब्राह्मण ही हैं हम चारों। अरे आप कहाँ जाति गिनाने पे बैठ रहे हैं, मुद्दे पर आके बात कीजिए। नहीं, इधर सुनिए मोनिका जी, देखिए पंकज पांडे जी और बीजेपी का जो नेता है, ये दोनों ने मणिपुर जल रहे, हिंदू माता बहनी के ऊपर अत्याचार हो रहे। मणिपुर में मैंने आवाज उठाया आज तक पे, टाइम्स ऑफ इंडिया में फ्रंट पेज पे मेरा, तभी वो उधर राष्ट्रपति राजवट लगा। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी कभी भी मणिपुर नहीं गए। 370 हटाया बोला, 370 हटाने के बाद युवा को क्या रोजगार मिला? जम्मू कश्मीर की जमीन अडानी अंबानी लेके बैठे, कोई ग्रोथ नहीं हुआ है। और दूसरी बात, सारी बातें आप गिना रहे हैं तो एक सवाल आ जाता है कि क्या 2019 में कांग्रेस आ पाएगी? तो मुंह में दही जम जाता है। मोनिका जी 370 में देखिए हम नहीं बोल रहे थे जब ममता दीदी की सरकार थी। 370 में मोनिका जी, और 370 में ABCD, नरेंद्र मोदी C हटाया, ये और B को हाथ नहीं लगा सकते लोग, इनका हिम्मत भी नहीं है। नरेंद्र मोदी अलीबाबा चालीचौर पार्टी हिम्मत भी नहीं है, और RSS शिवानंद जी मुझे एक बात बताइए, सिंपल एंड ये सारे जो आरोप आप लगा रहे हैं वो रोज हम सुनते भी हैं कांग्रेस की तरफ से। 2029 में क्या कांग्रेस आ पाएगी? क्या एनडीए की सरकार को खाड़ फेंक कर यूपीए का शासन आ पाएगा 2029 में? क्या आपके पास अपनी बातें रखने के लिए वो मंच है, या फिर जनता के बीच जाकर आप अपनी बातें गिना पा रहे हैं, या आपके पास वो चेहरा है जो पीएम नरेंद्र मोदी को बीट कर पाए? मोनिका जी 1000% हमारा नेता जननायक राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे 2029 में। इसको लॉक कीजिए। शुभकामनाएं हमारी आपके साथ है। और अमरदीप त्रिपाठी जी जाते जाते ठीक है, कार्यक्रम को विराम देने का समय हो चला है। मोनिका जी 1 मिनट, नेपाल श्रीलंका जैसा परिस्थिति आज भारत में हुआ है। युवा युवती आज गुस्से में है, महंगाई चरम पर है। महंगाई देखो, पेट्रोल डीजल महंगा हुआ। अभी पांडे जी मेरे मित्र बोल रहे थे कि ईरान का युद्ध चल रहा है इसलिए महंगाई। अरे भाई साहब रूस देने के लिए तैयार है, रूस हमारे से देने के लिए तैयार है। नरेंद्र मोदी इन सब बातों के बीच 2029 को लेकर आप पूरी तरीके से आश्वस्त है, लेकिन अमरदीप त्रिपाठी जी से भी बस मैं एक सवाल इन शॉर्ट लेना चाहती हूँ, फिर उसके बाद हम कार्यक्रम को विराम देंगे। ठीक है शिवानंद जी प्लीज, बस एक सवाल उनसे, छोटा सा सवाल है। अमरदीप त्रिपाठी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद क्या, जब वो रिटायरमेंट ले लेंगे, जब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर वो नहीं होंगे, ये जो चीज है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद क्या बीजेपी का चेहरा कौन है, बीजेपी का क्या भविष्य है? क्या मोदी नाम से आप लगातार आगे बढ़ते रहेंगे, या आगे आने वाले सालों में क्या देखने को मिलेगा? देखिए मोनिका जी, अगर राहुल गांधी एंड टीम, अरे शिवानंद पांडे भाई, शिवानंद कार्यक्रम को विराम देने का समय हो रहा है, इसलिए प्लीज मुझे उनसे बस 30 सेकंड्स में आंसर लेने दीजिए। अमरदीप त्रिपाठी जी ओवर टू यू फटाफट से। मोनिका जी, राहुल गांधी एंड टीम अगर इसी तरीके से जो है अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे, राहुल गांधी को छोड़िए, सवाल के उत्तर पर आइए। कार्यक्रम में समय की कमी है मेरे पास। मुझे लगता है हमारा काम सुनिए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के रिटायरमेंट के बाद भी भारतीय जनता पार्टी का काम बहुत आसान रहेगा, और 2047 तक तो ऑलरेडी हमने रोड मैप भारतीय जनता पार्टी का तैयार कर रखा है। उसके बाद इसके साथ सीट भी बुक कर ली है क्या? सीट भी बुक कर लिया है क्या पीएम की? 2047 के रोड मैप के साथ क्या पीएम की सीट रोड मैप तैयार है? मोनिका जी हम गाली गलौज देने वाले पार्टी नहीं है। जनता के बीच में जाकर जनता के दुख और दर्द को समझते हैं। समय की यहाँ पर कमी है। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। हालांकि सभी अपना पक्ष भी और रखना चाहते थे, लेकिन अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दो बड़ी बातें, क्या वाकई में भारत बदला या फिर बदला है तो सिर्फ और सिर्फ नैरेटिव? इसका जो जवाब है वो जनता को खुद तय करना है। और एक और बड़ा सवाल, क्या मोदी युग अभी खत्म होने से कोसों दूर है? ये भी वक्त ही इसका जवाब देगा। सीधी बात में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।